आज की कैबिनेट में टोटल 16 प्रस्ताव रखे गए हैं। रोजगार आउटसोर्सिंग निगम का गठन किया गया है। हालांकि उम्मीद थी कि आज संभल की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। तो कर्मचारियों की शिकायतें ये थी कि पैसा हमें कम दिया जाता है। अब आउटसोर्स कर्मचारियों की तकलीफों का सरकार ने बेहतर तरीके से संज्ञान लेने के लिए सेवा निगम बनाया। जी, सैलरी 16 से 20, 16 to 20,000 की अभी फिक्स की गई है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम जो भी बन रहा है वो सब असेंबल हो रहा है। और 10 साल में 2015 और 2025 की हम अगर तुलना करते हैं, जहाँ केवल 1500 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे थे यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का, जी, अब वो बढ़ के करीबन 2 लाख करोड़ हो गया। जैसे चाइना का वर्चस्व तोड़ने के लिए या तो चुनौती देने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो ताकि हम किसी पर डिपेंडेंट ना। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा और मेरे साथ फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूज रूम के मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक गुप्ता जी। अभिषेक जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक अहम कैबिनेट बैठक हुई है, आप उससे हिस्सा लेकर अभी आ रहे हैं और हमको लगा सबसे बेहतर हो कि हम उस कैबिनेट के जो बड़े फैसले हुए हैं वो तुरंत ही अपने दर्शकों के लिए समझाने के साथ, फैसलों को हमने अपने दर्शकों को बताया है, लेकिन आप उस कैबिनेट बैठक में मौजूद थे, उस ब्रीफिंग में थे। आपके हिसाब से सर, आज बड़े फैसले, जो कुल तो 15 प्रस्ताव हैं जो पास हुए, बड़े फैसले क्या हैं जो उत्तर प्रदेश के और हमारे दर्शकों के सीधा हित से जुड़ते हैं? देखिए, आज की कैबिनेट में टोटल 16 प्रस्ताव रखे गए हैं और 16 में से 15 प्रस्ताव वो पास हुए हैं। जी, उन 15 में बात करें तो 3 प्रस्ताव या 4 भी कह सकते हैं, ये ऐसे हैं कि जो आम लोगों पे असर जो है डालेंगे, हमारे व्यापार, कारोबार, उद्यमिता और रोजगार पर असर जो है डालने वाले हैं। ये 4 हैं। एक तो है उत्तर प्रदेश रोजगार निगम, जी, रोजगार आउटसोर्सिंग निगम का गठन किया गया है। दूसरा है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण नीति। तीसरा है आपका उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति, जो आज के समय को देखते हुए जो कवायद चल रहा है उसको देखते हुए वो जरूरी है। और चौथा एक है स्टैम्प को लेकर के। हालांकि उम्मीद थी कि आज संभल की रिपोर्ट भी रखी जाएगी, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं आज पेश की गई है कैबिनेट में। हो सकता है उसके लिए आने वाले कुछ दिनों बाद उसको दोबारा रखा जाए। उस कैबिनेट में भी आ सकते हैं अभिषेक जी की जो विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट होगी, फिर वो सत्र में ही टेबल होनी होगी। हाँ, वो सत्र में ही होनी है टेबल, तो सत्र से पहले ही उसके आने की उम्मीद है। और अब एक एक करके, हाँ, मैं अगर एक एक करके पूछूं, सबसे पहले आउटसोर्स सेवा निगम, जो उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, दोनों तरीके से बताइए। एक, इसका मायने, इसके मतलब क्या है, सरकार कितनी संख्या में कर्मचारियों को आउटसोर्स करने की योजना बना रही है, और दूसरा, आप सियासत को भी समझते हैं, जब भी ये बात आती है कि स्थायी कर्मचारी न रख के सरकार संविदा, आउटसोर्सिंग ऐसे विकल्पों को अपनाती है, तो विपक्ष बहुत आक्रामक होता है, खासतौर पर जब सरकार चुनाव में जा रही हो। तो ऐसे समय पर इस फैसले की जरूरत और सियासी टाइमिंग पर आप क्या कहते हैं? देखिए, क्या है कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसी भी सरकार के लिए जी। और चूंकि अपने देश में भी और अपने यूपी में भी युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है जी, करीबन 60% से ज़्यादा जो है उनकी उम्र 40 साल से नीचे है। इवन ये शायद ये परसेंटेज 65% है, जहाँ तक मुझे ये याद आ रहा है। तो उनके लिए नौकरी एक बड़ा सवाल है। उसको देखते हुए अभी पिछले कैबिनेट में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का उन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने गठन किया था, जिसके तहत ये था कि विदेशों में भी युवाओं को नौकरी दी जाएगी। और उसके लिए जो उन्होंने तमाम सारे फॉरेन, जापान है, जर्मनी है, इजराइल है और इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कुछ हैं, दुबई है, वहाँ पर वो नौकरियां देख रहे हैं। वहाँ पे कुछ दी भी गई हैं अभी हाल फिलहाल में। रोजगार महाकुंभ जो अभी पिछले दिनों हुआ है अपन, वो भी उसी की एक कड़ी रही है। इसके अलावा तीसरा, अब इन्होंने उत्तर प्रदेश रोजगार आउटसोर्स सेवा निगम, आउटसोर्स कोई नई चीज नहीं है। यहाँ के लगभग हर डिपार्टमेंट में आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग से लिए जाते हैं। बस उसका सिस्टम चेंज किया गया है, क्योंकि इस तरह की शिकायतें थी कि जो एजेंसीज हैं जिसके थ्रू जो है डिपार्टमेंट डील करते हैं, कर्मचारी लेते हैं, जो लाते हैं आउटसोर्स से लेकर आते हैं, तो जो उसमें उन कर्मचारियों की शिकायतें ये थी कि पैसा हमें कम दिया जाता है। मैन पावर प्रोवाइडर जो कंपनी है, मैन पावर प्रोवाइडर कंपनियों की शिकायतें लगातार बढ़ रही थी। ये था कि अगर 100 रुपए अगर उनको पर एम्प्लॉई किसी एजेंसी को दिया जा रहा है, तो उनके पास 60 रुपए या 50 रुपए ही पहुंचते हैं, बाकी सारा का सारा पैसा वो एजेंसीज रख लेती हैं। अभिषेक सर, इसका मतलब ये निकाल सकते हैं, फिर मैं अगले सवाल पर आऊं, बस हाँ ना में आप बताइए कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों की तकलीफों का सरकार ने बेहतर तरीके से संज्ञान लेने के लिए सेवा निगम बनाया। जी, ठीक है।
दूसरा जो एक बड़ा और ये खास तौर पर जो इसमें थोड़ा हाँ, सा मैं और बस केवल जो है जोड़ रहा हूँ कि इस अब क्या होगा कि एजेंसी अब जो पैसा है वो वो निगम सीधे को देगी। नहीं वो सीधे एम्प्लॉय के खाते में अच्छा, जाएगा, तो डायरेक्ट वो जाएगा, हाँ, वो कैश और वो वाली बात एजेंसी के पास नहीं जाएगा, वो सीधे जाएगा। वो पीएफ और ईएसआई का पैसा भी सीधे उन्हीं के खाते में ही जाएगा जो उनसे जुड़े हुए इससे संबंधित खाते हैं। तो एजेंसी का रोल यहाँ पर उन्होंने खत्म किया है ताकि वो पैसा उनके हाथ में आए नहीं। वो सिर्फ मैन पावर प्रोवाइड करने तक अब हाँ, वहाँ इसके जरूरत होगी। एक चेंजेस और होगा कि जो अभी तक डिपार्टमेंट अपनी जो डिमांड के अनुसार ही जो है जेम पोर्टल के थ्रू जाते थे और आउटसोर्सिंग के लिए हायर करते थे, अब वो सारे के सारे विभाग, सरकारी विभाग जितने भी हैं वो उस निगम के पास जाएंगे, वहाँ अपनी डिमांड रखेंगे और वो निगम जो है उनकी डिमांड को देखते हुए वैसा जो है अलॉटमेंट करें। देगा। सैलरी 16 से 20, 16 to 20,000 की अभी एक फिक्स की गई है, रखी गई, लेकिन कुछ मामलों में ये इससे ज़्यादा भी है। जैसे आप अगर अनुवादक हैं तो वहाँ 25,000 पर मंथ तक के अभी जॉब सैलरी को का देखते हुए। प्रावधान है, जॉब को देखते हुए है। जी। तो ये एक बस वही जो आपने कहा ना, उनकी सेफ्टी और उनकी डिमांड और उनके उत्पीड़न को रोकते हुए, उनका ये उत्पीड़न निगम ना बना हो है। सके उसके लिए किया गया। एक विषय जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और जी, हमने इस पर एक अलग चर्चा भी की थी, जी, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति। हाँ। हमने तब भी ये बात की थी कि टैरिफ वॉर के बीच में यूपी क्या रणनीति बना रहा है। हाँ। क्या उस सीरीज का ही इसको एक और कदम माना जाए? कह सकते हैं, क्योंकि इस समय पे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति पिछली कई कैबिनेट में प्रतीक्षित थी, माना जा रहा था कि अब पेश होगी, अब पेश होगी, लेकिन ये दौर ऐसा था, ये समय ऐसा था, डिमांड्स को देखते हुए इसको उन्होंने किया है। करीबन 850 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है इस नीति के लिए, और एक्सपोर्टर्स, खासतौर से जो हमारे छोटे उद्यमी हैं उनके लिए, कि उनकी मार्केटिंग के लिए, उनकी प्रदर्शनी जो बाहर जाएं, वो फॉरेन में जितने भी मेले लगते हैं, फॉरेन में जितनी भी एग्जीबिशंस लगती हैं, फॉरेन में जितने भी और जो दूसरी गतिविधियां होती हैं जहां पर वो अपने उत्पादों को पेश कर सकें, रख सकें, उसके लिए उनको अच्छी खासी सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा जो है उनको अपनी मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, डिजिटलीकरण के लिए और अपनी इकाइयों को अपग्रेड करने के लिए भी इस नीति में प्रावधान है। तो कंपनियों को फायदा होगा। वो कुल मिला, हाँ, मतलब जो हमारे उद्यमी हैं यहाँ के, उनको होगा फायदा, ताकि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर टिक सकें और इंटरनेशनल जो हैं जो टैरिफ की भी प्रॉब्लम है या जो और तमाम तरह की प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं उसको वो फेस कर सकें, उसके लिए तैयार कर सकें। अब उस दूसरा फैसला जो आपने लिया था, क्योंकि मैं इस पर पहले आया क्योंकि टैरिफ एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण नीति, आम आदमी के लिए समझने के लिए इस नीति में क्या है, और जो आपने कहा कि ये लोगों से जुड़ेगी किस तरीके से, ये एक महत्वपूर्ण जो है फैसला लिया गया है, और इवन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किया है, एक नीति लाई है अपने लिए। अभी तक क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम जो भी बन रहा है वो सब असेंबल हो रहा है, केवल बाहर से पार्ट आते हैं, चाइना से आता है, वियतनाम से आता है और दूसरे कंट्री से आता है, जर्मनी से भी आता है कुछ पार्ट, वो यहाँ पर आकर असेंबल होता है, मोहर लगती है और यहाँ से बन जाता है। तो कुल मिलाकर अभी भी हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। जी। भले ही जो है पिछले 10 साल में हमारा जो आप ये, लेकिन इसमें भी आप ये समझिए असेंबलिंग में भी हमने अंदर काफ़ी तेज़ी से काम किया, और 10 साल में 2015 और 2025 की हम अगर तुलना करते हैं, जहां केवल 1500 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे थे यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का, अब वो बढ़ के करीबन 2 लाख करोड़ हो गया है ना, सीधे सीधे। अभी तक हम करीबन जो बना रहे थे यहाँ पर वो 1.25 लाख करोड़ रुपए का बन रहा था, वो अब हम 11 लाख करोड़ रुपए का बना रहे हैं। तो इसको देखते हुए कि इसमें संभावनाएं बहुत हैं, बहुत बड़ी फील्ड है, और व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब दोनों ही इस फील्ड में है। हाँ। अब हम जो है उस कंपोनेंट्स को भी यहाँ पर बनाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंपोर्ट होते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, एवरीथिंग जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, और मेन अभी फोकस किया गवर्नमेंट ने 11 हाई वैल्यू कंपोनेंट्स में, मतलब जिनके बिना कोई उत्पाद बन नहीं सकता, चल नहीं सकता और महंगे होते हैं। इनमें ज्यादातर चाइना का ही वर्चस्व है, तो एक तरह से चाइना का वर्चस्व तोड़ने के लिए या उसको चुनौती देने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो ताकि हम किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। कंपनियों को छूट है या क्या वो प्रोविजंस होंगे? हाँ, उनको तमाम तरह की सब्सिडी वो यहाँ बनाए, यहाँ पर बनेंगी, यहाँ पर ही सब कुछ बनेगा। उसके फायदे 2 होंगे, एक तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा जी, हमारी वैल्यू कम होगी, लागत हमारी कम होगी, जो अभी हम और जो हमारी लागत है उसमें करीबन 20% तक ही आएगी कमी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए
कि जो है $500 अरब का करीबन है, पूरे देश से बात करें यहाँ से, तो एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है जो हमारा इंपोर्ट में ही चला जाता है इन्हीं कंपोनेंट्स के। जब ये बनेगा तो हमारा आयात शुल्क भी सेफ होगा, यहाँ पे मैन पावर हमारी जो बढ़ेगी, रोजगार बहुत तेज बढ़ेगा। अगले 5 साल में 2025-2030 तक यूपी का एक्सपोर्ट $50 बिलियन करने का टारगेट रखा गया है। करीबन 2 से 5 लाख तक नौकरियां इसमें आने की संभावना है। बहुत बड़ा नंबर। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो युवाओं का ध्यान होगा वो इस पर होगा कि 2 से 5 लाख के बीच की अगर नौकरियां उत्तर प्रदेश में सृजित होती हैं, होती हैं, डबल होगा एक्सपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में। $50 बिलियन कम नहीं होता है। और दूसरा, कीमतें कम जी। जो कीमत कम होने के दोनों फायदे होंगे। एक तो हमें अपनी डोमेस्टिक मार्केट में हमें चीज़ें सस्ती मिलेंगी, मोबाइल फ़ोन, और एक्सपोर्ट के लिए हम इंटरनेशनल मार्केट में बेहतर तरीके से कम्पीट कर पाए। आखिरी चीज, और ये बहुत पहले मुझे याद है जब पहली बार हमने स्टैम्प शुल्क को लेकर बात की थी, जब कैबिनेट में फैसला हुआ था महिलाओं को छूट का, और आपने बताया था वो सीधा 10 गुने का अंतर है। तब आपने एक लाइन कही थी, मुझे आज वो लाइन याद आ रही है, कि ये पहला सुधार नहीं है। आपने कहा था त्योहारों से पहले तक, खास तौर पर दिवाली से पहले तक, जब लोग उन घरों को तलाशते हैं और कई सारी चीजें होती हैं, स्टैंप में कई सारे सुधार सरकार सोच रही है, वो उसका पहला स्टेप था। तब आपने कहा था कि वो महिलाओं को सशक्त करना, और दूसरा थोड़ा सा उनके नाम पर संपत्ति हो, उसके पीछे वो उद्देश्य था। आज स्टैम्प को लेकर जो फैसला हुआ है वो क्या है, और उसके पीछे का इंटेंट आपको क्या दिख रहा है? ये भी महत्वपूर्ण है, डिसीजन है। अभी क्या है कि आप देखिए कि संपत्ति से जुड़े पारिवारिक विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर से पैटर्नल प्रॉपर्टी, जो अचल संपत्तियां हैं, हमारी पारिवारिक संपत्तियां हैं, उसमें बंटवारा जो है एक सबसे बड़ी समस्या अदालतों की भी है कि सबसे ज़्यादा बोझ वहाँ पर है। दूसरी समस्या ये है कि अगर एक संपत्ति है, उसमें 4 बंटवारा होना है, 4 उसमें अगर शेयर हैं, उसमें से 3 लोग बाहर हैं, तो जो चौथा है जो वहाँ है, वो चाहते हुए भी अपनी संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंटवारे का हिस्सा है उसमें। तो अब वो अगर अपना कोई काम करना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, ऐसा बेच करके कोई बिजनेस डालना चाहता है, तो वो नहीं कर सकता। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए, इन विवादों को खत्म करने के लिए और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए, इसी के चक्कर में देखिए सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। प्रॉपर्टी के चक्कर में भाई भाई का दुश्मन जो है बना जा रहा है, ये रोज़ की बातें हैं। इसे खत्म करने की पहल एक की है, इसे भी हम सुधार के रूप में देख सकते हैं। केवल 10,000 रुपीज़ में, 10,000 रुपये में आप पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। अभी तक इसमें पूरा स्टैम्प शुल्क लगता था, लेकिन अब इसे केवल 10,000 रुपये कर दिया गया है। अब 10 में 4 हिस्सेदार हो, 6 हिस्सेदार हो, 3 हिस्सेदार हो, आप जाएंगे, सभी लोग रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, एक सहमति का जो भी उनका पूरा प्रोसेस है उसे फॉलो आप जो करेंगे, 10,000 रुपये फीस देंगे और आसानी से आपके प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा। फिर आप आज़ाद हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। हाँ ना, मैं आप यहाँ भी बता सकते हैं 2 फायदे जो मैं समझ रहा हूँ आम आदमी के लिए। नंबर 1 कि कोर्ट पर जो लोड है वो कम होंगे। नंबर 2 जो आपने कहा कि उस पूरी लीगल प्रोसेस में जो खर्चे होते थे, अब उसको सरकार ने बहुत मिनिमम कर दिया कि 10,000 रुपये एक मुश्त, और उसके बाद कोर्ट का लोड भी नहीं आएगा और वो विभाजन जो होना है वो भी हो जाएगा। यही उसके 2 बड़े फायदे दिख रहे हैं। दूसरा एक जो पारिवारिक सौहार्द एक वो बना सरकार का एक वो भी पक्ष है। उनका मानना है कि जब हम ऐसे कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आपस में जो मनमुटाव है, जो मतभेद है, वो आमने सामने नहीं है। वो आमने सामने। चलिए, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जो इस तरीके से बड़े फैसले लिए हैं, इसके साथ साथ खासतौर पर यूपी के पूरे अगर परिदृश्य में देखा जाए, बड़े आर्थिक फैसलों पर अभिषेक जी की नजर रहती है। कोई भी ऐसा सुधार, और खासतौर पर आज उस टैरिफ वॉर के माहौल के बीच में उत्तर प्रदेश की आर्थिक फैसलों से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होगी, हम आगे भी अभिषेक जी के साथ इस तरीके से न्यूज़ रूम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभिषेक जी, आपका और हमारे तमाम दर्शकों का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सा फैसला है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, जिसको आप सबसे ज़्यादा अपेक्षा कर रहे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।